नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र का पूरा चुनाव मुंबई बनाम विदर्भ और मराठवाड़ा पर आकर टिक गया है। महाराष्ट्र के ये तीनों इलाके असल में महाराष्ट्र की सामाजिक हैसियत के दो ध्रुव की तरह है। एक और मुंबई है तो दूसरी ओर विदर्भ और मराठवाड़ा है। चुनावी समीकरण के लिहाज से भी जीत और हार तय करने में विदर्भ और मराठवाड़ा जज की भूमिका में होते हैं। इसीलिए मौजूदा दौर में सत्ता से लेकर विपक्ष तक सबके शीर्ष नेता विदर्भ से ही आते हैं। नई सरकार में मुख्यमंत्री पद से कई दावेदार विदर्भ से ही ताल्लुक रखते हैं, जिनमें बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस सबसे अहम हैं। फडणवीस मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, अभी उप मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी और आरएसएस फडणवीस को नए मुख्यमंत्री के तौर पर देख रही है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि इस बार फडणवीस का अपना चुनाव ही फंस सकता है। बड़ी हैरानी की बात है। पिछले दिनों एक तस्वीर भी आई थी जिसमें चुनाव प्रचार के रथ पर फडणवीस सवार थे और आसपास सिर्फ उनके कार्यकर्ता और मीडिया का जमावड़ा था। जनता वहां थी ही नहीं। फडणवीस का चुनाव क्यों और कैसे फंस सकता है, यह जानने से पहले यह समझ लीजिए कि मुंबई बनाम विदर्भ और मराठवाड़ा की सामाजिक हैसियत क्या है, जिससे तस्वीर ठीक तरह से साफ हो जाएगी। महाराष्ट्र में एक और मुंबई की चमक है। देश के बड़े कारोबारियों, फिल्मी सितारों की रईसी है, तो मराठवाड़ा और विदर्भ राज्य के सबसे पिछड़े इलाकों में गिने जाते हैं। आत्महत्या करने वाले किसान की संख्या भी किसी समय विदर्भ में सबसे ज्यादा होती थी। अब मराठवाड़ा इस त्रासदी में आ गया है। विदर्भ के जिलों का नाम भी सुन लीजिए और बताइए कि इसमें से आप कहां जाते हैं या फिर जाना पसंद करेंगे। अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर, वर्धा, वाशिम, यवतमाल, कहां जाना पसंद करेंगे। गढ़चिरौली में गरीबी का आंकड़ा 50 से 55% तक आगे है। यवतमाल में भी सुन लीजिए। यवतमाल में गरीबी का यह आंकड़ा 45 से 50% के बीच है। इसी विदर्भ में नागपुर भी है, जहां से देवेंद्र फडणवीस आते हैं, जहां आरएसएस का मुख्यालय है, जो केंद्र और देश के तमाम राज्यों की सत्ता पर काबिज बीजेपी का मातृ संगठन भी है। मराठवाड़ा के जिलों को भी जान लीजिए और मुंबई के साथ उसे भी तौल लीजिए। छत्रपति संभाजीनगर, जालना, बीड, धाराशिव, नांदेड़, लातूर, परभणी, हिंगोली। नांदेड़ में गरीबी का लेवल 40 से 45% तक है। सरकारी रिपोर्ट यह बताती है कि इस साल के शुरू के 6 महीने में ही विदर्भ में 557 किसानों ने अपनी जान दे दी है। 557। मराठवाड़ा में एक साल में 685 किसानों ने खुदकुशी कर ली। और आपको हैरानी होगी यह जानकर कि इसमें सबसे ज्यादा 186 मौतें राज्य के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे के गृह जिले में हुई हैं, बीड जिले में। इन मौतों के पीछे खराब मानसून और फसल की बर्बादी कारण माना जा रहा है। क्या चुनाव में अभी तक और मानसून के वक्त आपने मीडिया में इस चर्चा को कभी देखा और सुना है? अखबारों में स्थानीय पन्ने होते हैं जिन्हें भरने के लिए खबरें छप जाती हैं, लेकिन कोई चर्चा या फिर मुद्दा उन्हें बनाया गया हो, ऐसा कभी हुआ है? सुना है कभी? शायद ही कभी ऐसा हुआ हो। किसानों की आय दोगुनी करने और सरकारी फसल बीमा योजना की ये हकीकत है, बड़ी हकीकत है। लंबे चौड़े भाषण देने वाला सत्ता में बैठा कोई नेता इस पर एक शब्द नहीं बोलता। असल में बोल ही नहीं सकता। कांग्रेस पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी को घेरती है, लगातार घेरती है। जयराम रमेश उस रकम का हिसाब भी मौजूदा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मांगते हैं, जिनके मुख्यमंत्री रहते 2019 में मराठवाड़ा में एक जल ग्रिड बनाने के लिए 20,000 से 25,000 करोड़ रुपए का पैकेज देने का वादा किया गया था। विपक्ष के नाते कांग्रेस सवाल उठा रही है, लेकिन सवाल मराठवाड़ा और विदर्भ की जनता के दिल में भी है।
और पूरे राज्य में बीजेपी की कमजोर हालत के साथ ही ऐसे सवाल भी अपने चुनाव क्षेत्र में फडणवीस की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। फडणवीस नागपुर की दक्षिण पश्चिम सीट से बीजेपी कैंडिडेट हैं। फडणवीस लगातार 3 बार से इस सीट पर जीत रहे हैं, लेकिन उनकी जीत का अंतर और वोट प्रतिशत लगातार डाउन होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसके उलट कांग्रेस का वोट प्रतिशत वहां बढ़ रहा है, ग्रोथ लेवल अप है। यहां एक फैक्ट और ध्यान रखिए, चंद महीना पहले हुए लोकसभा चुनाव में नितिन गडकरी जीत तो गए थे, लेकिन वोटों में पिछली बार के मुकाबले करीब 77,000 की कमी आई थी, 77,000। ऐसा तब हुआ जब नागपुर लोकसभा में इस बार 63,000 नए वोटर जुड़ चुके थे। अगर सीधा सीधा हिसाब लगाएं तो जितने वोट के अंतर से गडकरी अपनी सीट बचा पाए थे, उतने वोट बीजेपी के कम भी हुए। ये कमी अकेले फडणवीस के विधानसभा क्षेत्र नागपुर दक्षिण पश्चिम में 20,000 वोटों की आंकी गई है। अब इन आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए पिछले चुनाव में फडणवीस को मिले वोट और दूसरे उम्मीदवारों को मिले वोटों का हिसाब भी जोड़ लीजिए। 2014 में करीब 59% वोट उससे जीतने वाले फडणवीस 2019 में पिछले चुनाव में करीब 2.5% वोट कम जीत पाए थे। पिछली बार फडणवीस को 1,09,237 वोट मिले थे, जबकि नंबर 2 पर रहे कांग्रेस उम्मीदवार आशीष देशमुख को 59,893 वोट मिले थे, जो 2014 के वोट से करीब 3% ज्यादा था। पिछली बार तीसरे नंबर पर रहे वंचित बहुजन अघाड़ी उम्मीदवार रविंद्र शेंडे को 8,821 वोट मिले थे और चौथे नंबर पर रही बीएसपी को 7,646 वोट मिले थे। इसके बाद सबसे ज्यादा वोट नोटा का मिला था, 3,064 वोट। तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर के वोटों को अगर जोड़ दें तो कुल वोट होते हैं करीब 19,500। गडकरी को मिले वोटों में कमी 20,000 थी, यानी करीब 40,000 वोट, और फडणवीस की जीत का अंतर था करीब 49,000 वोट। यह है फडणवीस की सीट फंसने का गणित, खासतौर पर तब जबकि पिछले कई चुनावों से जनता अब एक तरफा वोट कर रही है। वोट काटने वाले या फिर सिर्फ अपने वजूद के लिए लड़ने वाले दलों को जनता नकारती आ रही है। इसे आप लोकसभा से चुनाव से लेकर कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में देख भी चुके हैं, और इसका जिक्र भी मैं अपने वीडियो में पहले भी कर चुका हूं। विदर्भ की जंग हमेशा से निर्णायक रही है और बीजेपी सांसद गडकरी खुलेआम ये कहते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में उनका कोई रोल नहीं है। अगर किसी को जरूरत हो तो वो उनकी मदद कर सकते हैं। यानी गडकरी खुद को चुनाव से दूरी रखना चाहते हैं। वैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ उनके जैसे रिश्ते हैं, उसे देखते हुए बीजेपी के ये दोनों दिग्गज भी गडकरी को किसी रणनीति का हिस्सा बनाना पसंद करेंगे, ऐसा बहुत कम मुश्किल ही लगता है। इसकी संभावना बहुत कम लगती है। ऐसे में इस बार विदर्भ की जंग और तीखी और बीजेपी के लिए नाजुक हो गई है। फडणवीस विदर्भ से है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले विदर्भ से है, तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार भी विदर्भ से ही आते हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस विदर्भ में अपनी ताकत साबित भी कर चुकी है। विदर्भ में जिस तेली ओबीसी वर्ग से बीजेपी अध्यक्ष बावनकुले ताल्लुक रखते हैं, उसमें कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी सेंध लगा चुकी है। इसके साथ ही कुनबी और दलित वोट पर भी कांग्रेस का निर्णायक प्रभाव है। मुस्लिम वोट पर कांग्रेस का स्वाभाविक दावा ही है। इस वोट बैंक के लिए तो कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर रहती है। विदर्भ की 62 सीट में से इस बार
36 सीटों पर बीजेपी का और कांग्रेस का सीधा मुकाबला है, सीधी टक्कर है दोनों के बीच, जिसमें फडणवीस की सीट भी है। कांग्रेस यहां संविधान बचाओ और जाति जनगणना का मुद्दा इस कदर तेज लिए हुए है कि महाराष्ट्र में अपनी पहली चुनावी रैली में 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ जातियां ही गिनाते घूम रहे थे। देखा भी होगा आपने। और हिंदू वोट को एकजुट रखने के लिए तो एक है तो सेफ है, इसका नारा भी लगा रहे हैं, हर जगह लगा रहे हैं, देखते ही हैं आप, चर्चा में भी है आजकल ये नारा। पूरी बीजेपी इसी मूल मंत्र के सहारे महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज होना चाहती है, लेकिन खुद मोदी की महायुति के सहयोगी अजीत पवार और उनकी एनसीपी इस नारे से इत्तेफाक नहीं रखती है, क्योंकि इस नारे के मूल में हिंदू और मुस्लिम के बीच बंटवारे की जो लकीर है, जो राजनीतिक रूप से अजीत पवार को सूट नहीं करती। उनकी पार्टी का मुस्लिमों के बीच भी बहुत बड़ा आधार है। अजीत पवार ने तो अपने गृह जिले बारामती में मोदी के लिए ही नो एंट्री लगा दी है। विदर्भ के साथ ही मराठवाड़ा भी बीजेपी के लिए वाटरलू बन सकता है। मराठा आंदोलन करने वाले मनोज जरांगे पाटिल मराठवाड़ा से ही आते हैं। पहले उन्होंने मराठा उम्मीदवार उतारने का ऐलान भी किया था, लेकिन अब उम्मीदवार ना उतारने का ऐलान कर चुके हैं। इसके पीछे शरद पवार की रणनीति बताई जाती है। मराठवाड़ा में लोकसभा चुनाव को परखें तो वहां की 8 लोकसभा सीटें हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में जरांगे पाटिल ने देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोल रखा था। इसका सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी और शिंदे की सेना को उठाना पड़ा। मराठवाड़ा की 8 लोकसभा सीटों में से 7 सीटें महायुति हार चुकी थी। इतना ही नहीं, मराठवाड़ा से सटे विदर्भ के यवतमाल और पश्चिम महाराष्ट्र के सोलापुर, अहमदनगर और माढ़ा लोकसभा चुनाव क्षेत्र में भी इसका असर देखने को मिला और वहां भी बीजेपी को हार का सामना ही करना पड़ा। मराठा समुदाय के गुस्से को दलित और मुस्लिम समुदाय का साथ भी मिला था और ये साझा वोट बैंक महायुति के हार का कारण बने थे। मराठवाड़ा में विधानसभा की 46 सीटें हैं और पश्चिम महाराष्ट्र में 70 सीटें। इन दोनों के क्षेत्रों में मनोज जरांगे का खासा प्रभाव माना जाता है। चुनाव में उम्मीदवार ना उतारने की सूरत में भी ऐसा माना जा रहा है कि मनोज जरांगे पाटिल और मराठा वोट बैंक अघाड़ी का साथ दे सकता है। ऐसे में मुंबई बनाम विदर्भ और मराठवाड़ा की चुनावी लड़ाई में बीजेपी और महायुति की हालत कमजोर नजर आ रही है। खासतौर से वहां पर तब नजर आ रही है कमजोर जब अजीत पवार सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही अपने प्रचार से दूर रखना चाहते हैं और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस हकीकत को भी समझ रहे हैं कि अब बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बिठाना चाहती है। लेकिन मोदी और शाह कोई भी लड़ाई सिर्फ अपनी हार देखकर छोड़ने वालों में से नहीं है, बल्कि बाजी पलटने के लिए कुछ भी वो कर सकते हैं। इसीलिए शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को पूरी ताकत भी झोंकनी होगी और पूरी तरह चौकन्ना भी रहना होगा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। साथ ही एक्सक्लूसिव खबर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हर एक राजनीतिक खबरों का विश्लेषण आप तक लगातार पहुंचता रहे और बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।